विषय वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण के अर्थ के साथ साथ वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, वैश्वीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2 पॉइंट, वैश्वीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम का करेंगे। सरस विश्वव्यापीकरण का अर्थ, विश्वव्यापीकरण का अर्थ वैश्वीकरण होता है कि पूरे विश्व को व्यापार की बाजार से, मंडियों से जोड़ देना। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट को जोड़ देना। जैसे टीवी बनती थी पहले तो उसके अलग अलग पार्ट्स थे, उसकी आईसी बन गई, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उसी तरह ये एकीकृत करना। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के दृष्टिकोण से अधिक उदार बनाने से है, ताकि हमारे व्यापार का विस्तार विश्व के अधिकांश देशों में हो जाए। उसी प्रकार इसको और संक्षेप में वैश्वीकरण को समझा जा सकता है। विश्व व्यापारीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं से प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। अब वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। विगत 4 वर्षों से लगभग आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण की नीति के प्रयास अपनी युवा अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापीकरण की दिशा में मुड़ना अपरिहार्य हो गया। बढ़ते विदेशी ऋण भार भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता की समस्या ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद एवं प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था बनाए रखने की विचारधारा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विश्व व्यापार देश की सीमाओं से प्रतिबंधित न रहकर संपूर्ण विश्व तक विस्तृत रूप धारण कर रहा है। ऐसी दशा में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व व्यापारीकरण करना एक अनिवार्यता बन गई है। उसके आगे देखें, यह अनुभव किया गया कि विश्व व्यापार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए भारतीय व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर विश्व व्यापारीकरण कर दिया जाए। यही कारण है कि 90 के दशक में आरंभ किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों उदारीकरण की नीति को विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सरकार ने 31 मार्च 1993 को घोषित संशोधित आयात निर्यात नीति में आयात शुल्कों में भारी कटौती का प्रावधान किया। विदेशी विनियोग नीति में किए गए परिवर्तन के अनुसार जब किसी भी भारतीय कंपनी की अंश पूंजी का मतलब शेयर कैपिटल विदेशी विनियोग 51% तक हो सकता है। इससे पहले की सीमा 40% तक थी। अब तक विदेशी तकनीक के प्रत्येक समझौते के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक रहा, परंतु 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए विदेशी तकनीक के समझौते के स्वतः अनुमोदन को
की व्यवस्था की गई। भारतीय पूंजी बाजार का विश्वव्यापी व्यापारीकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 1992, 93 एवं 93-94 में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। इसके अनुसार भारतीय कंपनियों को पूरा इक्विटी शेयर के माध्यम में से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देने के मापदंडों को उदार बनाया गया। अंत में अब आपको अंत में मैं बता रहा हूँ, अंत में विश्व व्यापारीकरण ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस ग्लोबलाइजेशन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करना आवश्यक है। विश्व व्यापारीकरण के अंतर्गत जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी विशाल पूंजी उन्नत तकनीक के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे, तब देश के निवेश एवं तकनीक ज्ञान के स्तर में वृद्धि होगी। परंतु इसका दूसरा पहलू यह है कि इन विदेशी निगमों द्वारा स्थापित उद्योगों या इनके उत्पादनों के समक्ष भारतीय उद्योग धंधे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे और वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, जिससे देश में व्यापारी बेरोजगारी बढ़ेगी। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में लाभ का स्तर ऊंचा होने के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों की रुचि इन्हीं उद्योगों में रहेगी, अर्थात देश में पूंजीगत उद्योगों की स्थापना। पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? जैसे मशीन बनाना, गाड़ी बनाना और संपत्ति जो होती है उसको कहते हैं पूंजीगत उद्योगों की स्थापना। इसमें कोई विशेष योगदान प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अर्थव्यवस्था को इसके संभावित दुष्प्रभाव से बचाने के लिए निगरानी एवं सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अब आपने देखा वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। अब उसके बाद हो रहा है वैश्वीकरण के लिए उठाए गए कदम। समय कम मैं फटाफट चलूंगा। आयात दरों में कटौती। आयात दर यानी जो इंपोर्ट किया जा रहा है विदेशों से माल, उसमें कटौती की जाए। दीर्घकालीन व्यापार नीति के अंतर्गत दीर्घकालीन इक्विटी शेयर सत्तांश धारकों द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाए। नंबर 3, मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता। बीच में मुद्रा का जो परिवर्तन हुआ, अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की मुद्रा यदि कमजोर पड़ रही है, उसका मूल्य कम है, तो विदेशी व्यापार में आर्थिक समस्याएं आती हैं। नंबर 4, विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा को बढ़ाया जाए। जो कंपनियां प्रारंभ करने के पहले पब्लिक पे पूंजी इकट्ठा करने के लिए प्रेफरेंस शेयर, समतांश, इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश, इन यानी कि इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश, इनको निर्गमित करने का प्राथमिकता दिया जाए। समतांश और जो इक्विटी शेयर कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, इसके अंदर प्रभाव करने की अनुमति देना चाहिए। बस मेरा समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं अगली विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य पर चर्चा करूंगा। आप सभी लोग वर्चुअल क्लास की कापी तैयार करें और मुझसे कॉलेज में मुलाकात करें। धन्यवाद।